कौन इसके पीछे आपका प्रेरणा था या कोई वाकया था जिससे आपकी साहित्यिक यात्रा का निर्माण हुई? धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जयंती पर्व मनाया जा रहा है यहाँ पर और उसमें मुझे सहभागी होने का अवसर मिला है। लिखने पढ़ने की यात्रा मेरी बहुत कम उम्र में शुरू हो गई थी। मेरे परिवार में लिखने पढ़ने का माहौल था। पिता के पास एक बड़ा सा पुस्तकालय था। मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई लगातार किताबें पढ़ते रहते थे। वो जो किताबें पढ़ते थे मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं उन किताबों को पढूं, लेकिन वो मुझे पढ़ने नहीं देते थे। वो पढ़ते थे जासूसी उपन्यास, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, और जब भी मैं वो किताबें उठाता था तो मुझे डांट दिया जाता था। कहते थे ये सब मत पढ़, तू अच्छा बच्चा है, तू प्रेमचंद पढ़ा कर। तो इस तरह प्रेमचंद से मेरा परिचय हुआ और मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, यानी जो गंभीर साहित्य की तरफ जाना चाहते हैं, जो साहित्य और समाज के सरोकारों को पकड़ना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं प्रेमचंद के पास जाकर आरंभ करते हैं। तो पढ़ाई इस तरह से शुरू हुई और मेरे रचनात्मक ढब में, रचनात्मक गठन में मेरी बड़ी बहन का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो 13 साल की उस छोटी सी उम्र में मैंने बच्चों की एक कहानी लिखी जो उस समय की बड़ी चर्चित पत्रिका थी और मेरी बड़ी प्रिय पत्रिका थी, टिंकल। आप सबने बचपन में पढ़ी होगी। टिंकल पत्रिका में मेरी वो कहानी प्रकाशित हुई और यहाँ से मुझे एक भरोसा ये लगा कि लिखने और पढ़ने की दुनिया के साथ, भाषा के साथ मेरा एक संबंध बन सकता है। जैसे भाषा मेरी एक त्वचा हो, जैसे आपकी त्वचा पे सुई चुभ जाए आपको दर्द होता है, वैसे ही जब कोई भाषा का गलत प्रयोग करता था मुझे वैसा ही दर्द होता था जैसे त्वचा में सुई चुभ होती है। मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई, लिखने की शुरुआत हुई। मैं 15 साल का था। मेरी बड़ी बहन मुझसे 7 साल बड़ी थी, 22 साल की। मैंने कभी उन्हें स्वस्थ नहीं देखा था, वो हमेशा बीमार रहती थी। 1992-93 का दौर था। मुंबई में भयंकर दंगे हो रहे थे। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, वहीं की कहानियां बता रहा हूँ। जनवरी के अंत में मुंबई के दंगों का दूसरा चरण शुरू हो गया था और एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की, दिन भर डॉक्टरों को फोन लगाया, अस्पतालों को फोन लगाया, किसी तरह एक एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाए, किसी तरह डॉक्टर घर तक आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मुंबई के दंगों में पूरा शहर बंद था, कोई भी हमारे यहाँ आने के लिए राजी नहीं हो रहा था। इसी तरह रात हो गई और रात के 11:30 बजे हमने देखा हमारी आंखों के सामने मेरी बड़ी बहन वो तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया। उस मृत्यु ने, मेरी बड़ी बहन की मृत्यु ने मुझे बहुत गहरे तक तोड़ा, बहुत गहरे तक प्रभावित किया। 15 साल का था मैं, क्योंकि उस मृत्यु के एक दिन पहले मेरी बड़ी बहन ने मुझे पेंसिल तोहफे में दी थी और कहा था कि तुम कविताएं लिखते हो, कहानियां लिखते हो, अपनी कविताएं इस पेंसिल से लिखना। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, उस समय तो मैं बहुत रोया। हफ्ते भर बाद करीब मुझे उस पेंसिल की स्मृति आई कि दीदी मुझे पेंसिल देकर गई थी। मैंने 10-15 दिन बाद जब मेरे होश संभलने शुरू हुए, शौक थोड़ा कम हुआ, मैंने पेंसिल से लिखना शुरू किया और 15-20 दिन के अंदर मैंने पूरी पेंसिल खत्म कर दी। 15 साल की उस उम्र में
मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी दीदी अमर नहीं है तो ये पेंसिल भी अमर नहीं है, खत्म हो जाएगी जैसे मेरी दीदी खत्म हो गई। लेकिन आज वो पेंसिल मेरे पास नहीं है, लेकिन आज इतने वर्षों बाद मैं ये बात महसूस करता हूँ कि मैं जिस भी कीबोर्ड पर लिखता हूँ, मैं जिस कलम से लिखता हूँ, उन सारे कलमों के भीतर, उन सारे कीबोर्ड्स के भीतर मेरी दीदी की दी हुई वो पेंसिल आज तक धड़क रही है, आज तक जिंदा है। तो लिखने पढ़ने का मेरा पूरा श्रेय मेरी बड़ी बहन को जाता है। कहते भी हैं बड़ी बहन तो वैसे ही माँ का नजर रखती है। और हम जितने भी साहित्यकार हैं वो सब यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में वास्तविकता के जो अनुभव होते हैं और काल्पनिक बातें जो होती हैं उनका सामंजस्य लेकर के अपनी बातें कहते हैं, लिखते हैं। और आपकी रचनाओं में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है, आप कहानी कहने में भी उतने सहज हैं, कविता कहते हैं, और आप ट्रांसलेशन अनुवाद में भी आपने बहुत काम किया। तो आपके जीवन का फलसफा क्या है? मेरे जीवन का फलसफा, देखिए कहानी और कविता, मेरी शुरुआत कहानी से हुई, बाद में मैं कविता में आ गया, फिर मैं कहानी में गया, फिर मैं कविता में आ गया। तो मेरी जो आवागमन है, मेरी यात्रा जो है साहित्यिक पिंग पॉन्ग, कभी कभी मैं खुद को इस तरह से उस तरह से इमेजिन करता हूँ कि मेरा मायका जो है वो 301 फ्लैट नंबर में है और मेरा ससुराल जो है वो 302 फ्लैट नंबर में है। तो कभी मैं यहाँ आ जाता हूँ, कभी मैं वहां चला जाता हूँ। तो जो स्त्री के जीवन में घर 2 बार आता है, पुरुष के पास तो एक ही बार होता है, लेकिन स्त्री के जीवन में घर 2 बार आता है, 2 बार बनता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि एक रचनाकार के भीतर स्त्री तत्व होना चाहिए, ये घर के संदर्भ में वो तत्व कहीं न कहीं मेरे भीतर रहता है। जहाँ तक जीवन की फिलॉसफी की बात है, एक छोटा सा वाकया है। जब 22-23 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली हवाई यात्रा की थी, तो वो ऐसे शुरू हुई थी कि मैं दक्षिण के एक गांव में था। वहां मुझे एयरपोर्ट ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी शानदार मर्सिडीज कार भेजी। मैं मर्सिडीज कार से एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पर मुझे बिजनेस क्लास का टिकट दिया गया, मुझे उस समय जेट एयरवेज था। बिजनेस क्लास में बिठाया गया, मैं वाया बम्बई दिल्ली पहुंचा, फिर वहां से अपने घर पहुंचा नोएडा में। लेकिन एक ऐसा संजोग बना कि रात को मुझे फिर से दफ्तर जाना पड़ा और वहां कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। तो मैंने हाईवे से गुजरने वाली एक ट्रक पकड़ी और ट्रक पकड़कर अगले मोड़ तक गया। वहां से मुझे एक बैलगाड़ी मिली, उस बैलगाड़ी को पकड़ के मैं दफ्तर के करीब तक पहुंचा, फिर मैं पैदल। ये मेरे जीवन की सबसे यादगार घटनाओं, दुर्घटनाओं, हादसों में शामिल है। मेरी दिन की शुरुआत हुई थी मर्सिडीज से और मेरे दिन का अंत होता है बैलगाड़ी से। मैं आज भी सोचता हूँ वो जो महाशक्तिमान है वो मुझे इशारा दे रहा था कि तुम्हारे प्रारब्ध में जितनी ऊंचाई है मैं वो सारी ऊंचाइयां तुम्हें दूंगा, तुम उन सारी ऊंचाइयों पर कूदोगे, लेकिन ये कभी मत भूलना कि तुम आए कहां से हो। तुम उस बैलगाड़ी से निकलने वाली धूल से आए हो, तुम बिल्कुल जमीन से निकले हुए व्यक्ति हो, ये कभी मत भूलना। यही मेरी जिंदगी की और पूरी रचनात्मकता की फिलॉसफी है। क्या बात है, तालियों में कंजूसी नहीं करिए, लगा रही हो दिल से बताइए। ये भाई आपका नई पीढ़ी से काफी अच्छा सरोकार है, पुरानी पीढ़ी तो आपको पढ़ती है, नई पीढ़ी भी बहुत पढ़ती है, तो आपका जुड़ाव जो उनसे है आप उसको किस तरह से देखते हैं कि नई पीढ़ी में साहित्य का क्या स्थान है, सोशल मीडिया उसे किस तरह से प्रभावित करता है, अच्छा बुरा जिस भी किस्म से, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसे समाज की बाकी सब धाराएं हैं, नेतृत्व की सारी जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर आ जाती है और यही होता है हमेशा, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वो जो पैटर्न है इसी तरह पकड़ाती है।
मैं ये मानता हूँ कि साहित्य में अब भी बहुत कुछ नया, बहुत सुंदर और बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम पुराने समयों को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं या पुराने समयों के मोह में पड़ते हैं। जैसे अभी चर्चा हो रही थी आशु कवि की या तुरंत इंस्टेंट कविता लिख देने की। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में कि हम जब आज के अपने यथार्थ को देखते हैं, आज के अपनी जटिल समय को देखते हैं और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया कर देना चाहते हैं, तो कई बार रचनाकारों का जो कलेवर है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता उसे पूरी तरह पकड़ ले। लेकिन आशु कविता या इंस्टेंट पोइट्री ये कोई नई चीज नहीं है। संस्कृत में भी राजशेखर के यहाँ इसका वर्णन है कि पुराने जमाने में एक से एक कवि हुआ करते थे जो छंद से छंद, छंद से छंद, छंद से छंद मिलाकर लिख दिया करते थे। आज से 100 साल पहले भी इंस्टेंट पोइट्री या फटाफट कविता लिखना, अंत्याक्षरी की तरह कविता लिखना, ये सब भी चलता था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे विकार साहित्यिक और कलात्मक समाज में हमेशा से उपस्थित रहते हैं। हर पीढ़ी में से कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो अपना वजन अलग तरीके से डालते हैं। जैसे एक मुट्ठी बीज में से कुछ बीज ऐसे होते हैं जो छदनार बनते हैं, बहुत सारे बीज खराब हो जाते हैं। तो नई पीढ़ी भी जो है वो इस तरह से काम कर रही है। दूसरी बात है, सोशल मीडिया का दबाव बहुत ज्यादा है। हर कोई जो है तुरंत स्थापित हो जाना चाहता है, तुरंत फिट हो जाना चाहता है। ये बात अभी मनमोहन भाई जी बहुत सुंदर तरीके से कह रहे थे कि सब्र करो। नया लेखक, नई पीढ़ी का लेखक, उसके भीतर उतना ही सब्र होना चाहिए जितना एक मुर्दे के भीतर होता है। मुर्दा जब दफन हो जाता है ना, तो बाहर निकलकर आने में बड़ी उसको गड़े मुर्दे बड़ी मुश्किल से उखड़ते हैं, बड़े सब्र वाले होते हैं। लेखक के भीतर ऐसा होना चाहिए। जमीन के भीतर दबा हुआ है, जब तक अच्छी खाद, पानी, मिट्टी ना मिले, अपने आप अंकुरित ना होने लगे, तब तक वो सब्र करे, तब तक अपनी रचनाओं को सेता रहे, सेकता रहे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो अल्पकी रचनाएं अल्पकी रसोई की तरह पहले सोशल मीडिया पे डाल दी जाती हैं, उसके बाद बात करते हैं। नई पीढ़ी समय जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे जो आप कह रहे हैं कि हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं। मुझे लगता है कि आज में और परिपक्व होकर आगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के प्रभाव से, दूसरी भाषाओं की जानकारी से, विदेश यात्राओं से काफ़ी चीज़ें जो संस्कृति का लेन देन जुड़ा है, तो हिंदी साहित्य में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों का चलन भी बहुत बड़ा है। एक वर्ग है जो उसको अच्छा नहीं मानता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नई पीढ़ी जो इस तरह से उन्मुक्त होकर दूसरी भाषाओं के शब्द यूज करती है, उनका प्रयोग करती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पुरानी कहावत भी है, भाषा जो है तो बहता हुआ नीर है। भाषा स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। हर युग की भाषा अपने समय की मांगों और चुनौतियों के अनुसार बदलती रहती है। हम 2024 में रह रहे हैं। 1924 में जो हिंदी साहित्य की भाषा थी वो बहुत अलग थी। जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे, प्रेमचंद लिख रहे थे। 1924 से 100 साल पहले की जो भाषा थी, 1824 की, 1820 की, वो और भी अलग थी। लल्लू लाल लिख रहे थे उस समय। देखिए, हर 100 साल में भाषा इस तरह बदल जाती है कि 100 साल पहले की भाषा को ठीक तरह से समझने के लिए हमें शब्दकोश का प्रयोग करना पड़ता है। आज की जो पीढ़ी का लेखक है वो जयशंकर प्रसाद की हिंदी को शब्दकोश का इस्तेमाल किए बिना पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। वैसे ही लल्लू लाल की भाषा को समझने के लिए न केवल शब्दकोश चाहिए बल्कि किसी गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए। तो भाषा हमेशा बदलती रहती है। आज के समय में, आज के समय के हिसाब से अगर कुछ लोग
भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर आते हैं और वो उनकी भाषा में सहज रूप से स्थापित हो जाता है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सहज रूप से स्थापित नहीं हो पा रहा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तब ऐसा लगेगा कि वो एक दिखावे की भाषा है, बनावट की भाषा है। अंग्रेजी के कितने सारे शब्द हैं, हिंदी की कितनी किताबों के शीर्षक अंग्रेजी में है, अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं उस रचनाकार के नाम कि आपको बिल्कुल अटपटा नहीं लगता। तो किसी भी भाषा से शब्द लेकर के आए रचनाकार, लेकिन अपनी भाषा में उसको अच्छी तरह से समाहित कर सकते, वरना कोई जरूरत नहीं है दूसरी भाषा से शब्द लाने की। हमारी अपनी भाषा में बहुत सारे समर्थ, बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात। अब काफी जो वर्ग है जो हमेशा शिकायत करता है कि नई पीढ़ी जो है वो अध्ययन से बहुत दूर रहती है, पढ़ते नहीं है, बस इसी किताबें खरीदती हैं। कल चर्चा में बात करता है कि वो किताबें खरीदते तो हैं लेकिन वो शोकेस में रखी होती है। तो ये जो अध्ययन से दूर होती है, तो इसके लिए आप किसी कसूरवार मानते हैं? कसूरवार तो कोई नहीं, किसी को सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता। और मुझे तो वो जो न्यायाधीश वाली कुर्सी है बड़ी असहज करती है कि किसी को कसूरवार ठहरा दिया जाए, क्योंकि बुरा जो लेखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, मैं तो इससे भी मानता हूँ। अध्ययन बहुत जरूरी है। जब 14-15 की उस उम्र में मेरी कविताएं में लिख रहा था, 17 की उम्र में मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी जनसत्ता में। दूसरा जो सेट था पोएम का, जब मैं 18 साल का हुआ तो वो ज्ञानरंजन जी ने पहल में प्रकाशित की थी। एक पूरा सेट था कविताओं का। ये जो पूरा दौर है मेरी किशोरावस्था का या मेरे प्रशिक्षण का, मेरे पिता मुझसे एक बात बार बार कहते थे। ज्ञानरंजन जी की चिट्ठियां मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है, बड़ी सुंदर और लंबी चिट्ठियां। उन सब का सार ये था कि यदि तुम एक पंक्ति लिखना चाहते हो तो तुम्हारे पास 1000 पंक्तियों का अध्ययन होना चाहिए। लेखन और अध्ययन का अनुपात ऐसे हो कि यदि तुम इतना पढ़ो तो जाकर के एक पंक्ति लिखने की एलिजिबिलिटी या अर्हता प्राप्त कर सकते हो। अध्ययन इतना जरूरी है, एक तरह से अनिवार्य है एक लेखन के लिए। लेकिन अध्ययन सिर्फ किताबों का ही नहीं। अगर आप किताब लेके बुक शेल्फ पे रखते हैं, कभी न कभी उसको खोल के पढ़ेंगे। तीनों चीजों का अध्ययन, जिंदगी का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन और तीसरे नंबर पर किताबों का अध्ययन। ये तीनों अध्ययन आपकी रचनात्मकता को स्वस्थ आयाम प्रदान करेगा। बहुत सही। तो भाई कि हमारे पास समय की तो देख ही रहे हैं आप, तो चलते चलते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नई पीढ़ी के लिए कोई अपनी पसंदीदा कविता या रचना सुना दें। क्यों भाई, होना चाहिए। एक छोटी सी कविता, चार पंक्तियों की। जब हमने बहुत बुरा समय देखा था 2-3-4 साल पहले कोविड के रूप में, तब ये कविता बनी थी। जब मुश्किल समय आए, सब कुछ बेकाबू हो जाए। जब मुश्किल समय आए, सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। तो इसी बात पे कंक्लूजन के तौर पर 4 लाइनें और हो जाए, जिससे हम आज की सभा को यहीं पर कंक्लूड कर सकें। अंत की 4 पंक्तियां, एक और 4 पंक्तियों की कविता है। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। क्या बात, रश्क मानी ईर्ष्या। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे,
और मैं पकड़ा जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई, आप हमारे बीच में आए और हमारे शब्द उत्सव का हिस्सा बने। जोरदार तालियां देवीर संजीवन गीत चक्रवर्ती जी। और मैं विभाग से पधारे मनीष शर्मा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर गीत भाई को सम्मानित करें। उससे पहले मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने सब्र के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।